Hello friends, welcome back to the channel only UGC Net Education, and today we discuss some very basic and important topic from the Unit 6 Research in Education. Yes, these are important because हर साल NTA यहाँ से इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है. So आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अपना स्टैंडर्ड स्कोर्स लाइक जेड स्कोर और टी स्कोर को, देन परसेंटाइल रैंक, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, then types of hypothesis under which we study the directional, non-directional, null hypothesis. Then at the end of video we discuss about the types of error, that is your that alpha and beta errors, or you can say type 1 type 2 errors. Fine, so let's start our discussion. First, we discuss about the Z scores, or you can say the G scores. We already talked about these G scores in our previous video while solving the previous year question based on this G scores. So G scores को हम और Z scores को हम और किस नाम से जानते हैं? सिग्मा scores. ठीक है. एंड these G scores आपको किस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं? x minus m upon सिग्मा और Z equals to x upon सिग्मा. ये x आपका क्या है? रो स्कोर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा. m आपका क्या है? मीन स्कोर ऑफ द डेविएशन, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. और ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. ठीक है, जो आप डिनोमिनेटर में नीचे रखेंगे. सो इस फॉर्मूला को यूज करके यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी स्कोर्स. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एनटीए पूछता है, तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, तो कई बार वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देते हैं, फिर पूछते हैं कि जी स्कोर का फॉर्मूला क्या है. तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और इसके न्यूमेरिकल्स भी देखने. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछते हैं. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एवरेज क्या होता है जी स्कोर्स का हमेशा ध्यान रखना है. जी सेट का जो भी एवरेज है वो हमेशा 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? 1. और जी स्कोर आपको क्या बताता है कि मीन के अबव या बिलो जो है स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. फाइन, अब इसको न्यूमेरिकल के थ्रू हम देखते हैं. जी का फॉर्मूला ये है. जी जेड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए x माइनस एम अपॉन सिग्मा. x क्या है आपका? रो स्कोर, m क्या है? मीन, और ये क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोमिनेटर में. अब क्वेश्चन ये है कि ऑन अ टेस्ट विद अ मीन ऑफ 80, मीन आपको 80 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 20 गिवन है, इंडिविजुअल विद स्कोर ऑफ 60. इंडिविजुअल का स्कोर कितना है? 60. मतलब ये क्या है? आपको x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे रो स्कोर है ये 60. अब आपको जेड स्कोर निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा. x 60, m 80 गिवन है, और आपको सिग्मा कितना गिवन है? ये डिनोमिनेटर में 20. तो जस्ट पुट करो, यू विल गेट दिस -1. ठीक है, अभी इस जेड स्कोर की वैल्यू -1 को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इस डाटा के बेस पे, बिकॉज जब हम टी स्कोर को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद फिर हम जेड और टी स्कोर का कंपैरिजन करेंगे एनपीसी के साथ. ठीक है, तो हमारा आंसर भी जो है क्रॉस चेक हो जाएगा थ्रू कंपैरिजन. तो जेड स्कोर की यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? -1. नाउ मूविंग टू द टी स्कोर्स. अब टी, जैसे हम जी स्कोर को सिग्मा स्कोर के नाम से जानते हैं, वैसे टी स्कोर को और किस नाम से जानते हैं? 12 ईयर स्कोरिंग मेथड. फाइन, टी स्कोर्स को. अब इसमें जब हम इसका फॉर्मूला क्या है? इसको टी स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए टी इक्वल्स टू 50 प्लस 10 x माइनस एम अपॉन सिग्मा. डिनोमिनेटर में सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड m क्या है आपका? सेम मीन स्कोर है डिस्ट्रीब्यूशन का, और x क्या है? ओरिजिनल स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर आप बोलते हो रो स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल. फाइन, इस फॉर्मूला में जस्ट वैल्यूज पुट करो, आपको टी स्कोर के आंसर मिल जाएगा. एनटीए में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है टी स्कोर्स पे, तो ये आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है. अब इसमें जो 50 लिखा हुआ फॉर्मूला में, ये 50 आपका क्या है? मीन, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये आपकी. ठीक है, और 10 क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है. फाइन, सो इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू अगर चेक करें तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टी स्कोर्स. 50 प्लस 10, 50 क्या है? मीन, 10 ऑलरेडी फॉर्मूला में गिवन है, ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, और x माइनस एम अपॉन सिग्मा. ठीक है, और इसी अभी जस्ट हमने जेड स्कोर पढ़ा है ना, ये x माइनस एम अपॉन सिग्मा, ये किसका फॉर्मूला था? जेड स्कोर का. तो इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं? जेड. ठीक है, क्वेश्चन में कई बार वो क्या करेंगे, एनटीए में क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, टी स्कोर की आपसे वैल्यू पूछ ली है, बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? खाली ये जेड की वैल्यू गिवन थी. फाइन, और टी स्कोर पूछ रहा था. अब जिस बच्चे को नहीं एकदम से याद आया कि अच्छा ये तो जेड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट जो जस्ट यहाँ पे जेड की जगह जेड स्कोर की वैल्यू रखनी थी 50 प्लस 10 जेड, आपको टी स्कोर के आंसर मिल जाता, वैल्यू मतलब आंसर आपका कैलकुलेट हो जाता, आंसर आ जाता. बट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि टी को
एक्सपैंड करोगे तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, x माइनस एम अपॉन सिग्मा अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये किसका फॉर्मूला था, z का, तो इस पूरे की जगह हम z को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 50 प्लस 10z। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने जस्ट अभी क्वेश्चन 1 जो किया है सॉल्व जेड स्कोर के लिए, सेम वही डाटा यूज करके हम क्या निकालेंगे, टी स्कोर 50 प्लस 10, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला में ही गिवन है, 50 आपका मीन है, 10 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, x क्या है, रो स्कोर, फर्स्ट क्वेश्चन से उठाएंगे हम वही सेम डाटा, 60 माइनस 80 अपॉन 20, सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस 40, ये 40 क्या आपका टी स्कोर। हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, 50 प्लस 10 जेड है ना, जेड फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर क्या आया था, जेड स्कोर की वैल्यू -1, तो इस जेड की जगह बस -1 रख दो तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम यही तो आंसर आएगा 40, राइट। समझ रहे हो ना आप प्रॉब्लम ये चीज को कि हम कैसे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 हमारे यहाँ पे क्या आ गया, टी स्कोर। अब हम इसको एनपीसी के थ्रू कंपेयर करके पढ़ते हैं, जेड टी स्कोर और एनपीसी को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, ये हमारा क्या है, एनपीसी कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये इसकी रेंज है -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा, ये जो जीरो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मीन मीडियन मोड आपका तीनों क्या होता है, तीनों इक्वल होता है, सेंट्रल टेंडेंसीज यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे। अब टी और जेड स्कोर की अगर हम बात करें तो जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग टी स्कोर की वैल्यू क्या होती है, 50, और जेड स्कोर की 0, सेम, ओके। अब -1 सिग्मा पे टी स्कोर की वैल्यू क्या है, 40, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1 सिग्मा के कॉरेस्पॉन्डिंग टी स्कोर पे क्या वैल्यू है, 40, और जेड पे -1, सेम। फिर जेड पे -2 पे टी स्कोर के अकॉर्डिंग 30, यहाँ पे -2 सिग्मा, सेम, ठीक है। सेम वे राइट हैंड साइड पे +1 सिग्मा पे टी स्कोर पे क्या वैल्यू आएगी, 60, और जेड स्कोर पे +1, फाइन, ओके। अभी एनपीसी तो आपको पता है कि आपको एज इट इज ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी कि 0 to -1 सिग्मा कितना परसेंट एरिया, यहाँ पे कितना परसेंट एरिया, ये तो आप याद रखोगे, हमने एक वीडियो में ये सब डिस्कस भी किया हुआ है। अगर इसी को हमने अगर परसेंटेज में देखना है तो ये जो जीरो है रेफरेंस पॉइंट, ये आपका कंसिडर किया जाता है यहाँ पे 50%, कॉम्युलेटिव परसेंटेज की बात कर रही हूँ मैं, राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 50%, अब 50 में से यहाँ ये वाला एरिया देखो, ये कितना है, 34.13, 50 में से जब इसको माइनस करोगे तो 15 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो उसको हम अप्रोक्सी करके 60 लिख सकते हैं, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 60%, 16%, फाइन। तो -1 सिग्मा पे अगर आपको परसेंटेज में आंसर करना हो तो आपका आंसर क्या होगा, 16%। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो -1 सिग्मा के कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज में अगर एनपीसी के थ्रू आपको आंसर करना है तो 16% आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही -2 सिग्मा पे कितना आएगा, 2%, ठीक है। और जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 0, ये क्या आपका रेफरेंस पॉइंट, मीन मीडियन मोड इक्वल है, यहाँ पे इसको हम मान के क्या चलता है, 50% है यहाँ पे। अब 34.13 राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव साइड है, तो 50 में आप 34.13 ऐड कर दो तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 84.13, है ना। हाँ, तो उसको हम +1 सिग्मा पे उसकी वैल्यू अप्रोक्सी राउंड ऑफ करके हम 84 लिख सकते हैं, यस। देन +2 सिग्मा पे हम क्या लिख सकते हैं, 98, उसी में ऐड कर दो 13.39, मतलब 14 कर दो, तो मतलब 84 में आप 14 ऐड करोगे तो यू विल गेट 98%, ठीक है। तो +2 सिग्मा पे अगर कॉम्युलेटिव राउंड ऑफ परसेंटेज की अगर हम बात करें तो +2 सिग्मा पे 98%, +1 सिग्मा पे 84%, 0 पे 50%, -1 पे 16 एंड -2 सिग्मा पे 2%। ये भी आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस स्लाइड को एक बार अच्छे से समझना, दोबारा से सुनना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फाइन। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, तो हमने अभी अपना कंपेयर कर लिया जेड टी स्कोर एनपीसी के साथ विद कॉम्युलेटिव राउंड ऑफ परसेंटेज भी, फाइन। तो अभी हमने ऊपर जब जेड और टी स्कोर को डिस्कस किया तो वहां पे
फर्स्ट जब हमने जेड स्कोर को डिस्कस किया, जेड की वैल्यू कितनी आई थी, -1, राइट। एंड टी स्कोर का जब हमने सेम डाटा से टी स्कोर निकाला तो वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 40, राइट। तो -1 पे 40, वही यहां से टेबल से भी पता लग रहा है, दैट मीन्स आंसर करेक्ट है। फाइन। सो आई होप ये आपको जेड और टी स्कोर क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द परसेंटाइल रैंक एंड परसेंटाइल। ओके, सो परसेंटाइल रैंक क्या है, ये परसेंटाइल रैंक, अब सपोज मैं आपको बोल दूं कि परसेंटाइल रैंक 90 है, ठीक है, किसी का भी, या मेरा ही लगा लो फॉर एग्जांपल, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 90% स्कोर्स इस परसेंटाइल रैंक के नीचे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। If percentile rank is 90, then it means that 90% scores lies below 90. This is what percentile rank mean. So percentile rank जो है ये आपको क्या बताती है, percentage of the scores lies below the obtained or the given score. और ये जो परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक है, ये जस्ट आपका क्या है, पोजीशन, आपके स्कोर की पोजीशन बताता है इन रेफरेंस टू दी अदर स्कोर्स इन दी स्पेसिफिक ग्रुप। तो इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल स्टैट्स रखते हैं, ठीक है। ओके, अब वन मोर थिंग इज कि ये आपके एक रिलेटिव वैल्यू है, जो परसेंटाइल रैंक है सिर्फ एक आपकी रिलेटिव वैल्यू इन स्पेसिफिक इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, ये आपकी एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। एक परसेंटाइल रैंक को मीनिंगफुल या सेंसिबल होने के लिए, मतलब सेंसफुल होने के लिए, वहां पे मतलब मीनिंगफुल होने के लिए क्या है कि उस जो ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो परसेंटाइल निकाली जा रही है, उसका नेचर और स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो परसेंटाइल रैंक इज जस्ट अ रिलेटिव वैल्यू, नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। फाइन। वन मोर थिंग नाउ, कि यहाँ पे देखो, अभी ये फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट परसेंटाइल लिखा, फर्स्ट डिवीजन क्या है, इंडेक्स ऑफ हाई पोजीशन। हम बोलते हैं ना फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन क्या है, इंडेक्स है किसका, हाई पोजीशन का। जबकि जो आपका ये है फर्स्ट परसेंटाइल मतलब इंडेक्स ऑफ लो पोजीशन, ये इंडेक्स ऑफ लो पोजीशन कैसे हो गया फर्स्ट परसेंटाइल, देखो हम ये मान के चलते हैं जब भी आपका परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक नियर अबाउट 50 होगा तो वो एवरेज है, और जब अबव 80 है दैट मीन्स वो एक आपका अच्छा हाई मतलब हाई इंडेक्स ऑफ हाई पोजीशन उसको बोलेंगे। और जब आपका ये नीचे मतलब 50 से बिलो है दैट मीन्स वो आपका क्या है, इंडेक्स ऑफ लो पोजीशन। ये हम जनरली जो कंसिडर करते हैं वो चीजें, ठीक है। सो फर्स्ट डिवीजन इंडेक्स ऑफ हाई पोजीशन, जबकि फर्स्ट परसेंटाइल क्या है, इंडेक्स ऑफ लो पोजीशन। फाइन। परसेंटाइल रैंक बेसिकली आपको बताता है, जब कोई बोलता है कि मेरा परसेंटाइल रैंक 60 है या 80 है, दैट मीन्स उस परसेंटाइल रैंक के नीचे उतना ही परसेंट स्कोर्स जो है उससे नीचे लाई कर रहे हैं। फाइन। अब परसेंटाइल रैंक को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला से हम परसेंटाइल रैंक निकालते हैं, 100 माइनस 100R माइनस 50N। इसको भी आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, परसेंटाइल रैंक क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फाइन। ओके, आर यहाँ पे क्या है, रैंक जो वो पूछेंगे, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं कि परसेंटाइल रैंक को हम निकालते कैसे हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, इन क्लास ऑफ 20 टोटल है स्टूडेंट्स, एन कितना मिल गया हमें, 20 स्टूडेंट्स आर रैंक्ड फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 रैंक किया हुआ उनको ऑलरेडी। फाइंड आउट द परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेनिंग रैंक ऑफ 12 and 18। अब पूछा हुआ है कि 1 to 20 रैंक कर दिया 20 बच्चों को, आपको बताना है कि परसेंटाइल रैंक निकालना है जिनका रैंक 12 और 18 आया है, जिनका रैंक 12 और 18 आया है उस 1 to 20 रैंकिंग में, उनका आपको क्या निकालना है, परसेंटाइल रैंक। तो फॉर्मूला में जस्ट पुट करना है, जैसे पहले उन्होंने 12 का पूछा हुआ तो हम 12 के लिए परसेंटाइल रैंक निकालेंगे, 100 माइनस 100 इंटू आर, आर क्या है, रैंक, कितना के लिए निकाल रहे हैं अभी हम, फर्स्ट 12 के लिए, 12 इंटू 12 करेंगे, माइनस 50 अपॉन, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में एन, एन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 रखेंगे तो यू विल गेट 42।
यहाँ पे इसका 42 का मतलब है कि 40% ऑफ स्कोर्स लाइज बिलो द क्लास रैंक, जिसमें क्लास की रैंकिंग की हुई है जो 1 to 20, उनमें से जो 42% स्कोर्स जो है लाई कर रहा है जिसका रैंक 12 है उससे, उसके स्कोर से नीचे। फाइन। सेम वे हम क्या निकालेंगे, परसेंटाइल रैंक 18 के लिए जिसका रैंक क्लास में 18 है, तो 100, बस आर की जगह आपने 18 रखना है, एन पे वही 20, 87 आपका मिल जाएगा। इसका 87 का मतलब है दैट मींस 87% ऑफ स्कोर्स लाइज बिलो द क्लास रैंक 18, जिसका क्लास रैंक कितना था 80 आउट ऑफ दोस 20, तो उस रैंक के नीचे 87% जो है नीचे फॉल कर रहे हैं। फाइन। एंड नाउ परसेंटाइल। अब परसेंटाइल भी क्या है, परसेंटाइल भी सेम ऑर्डिनल स्टैट्स है, ये भी आपका क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। परसेंटाइल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे P20, जैसे P99 की बात हो रही थी, ठीक है, तो x आपका क्या है परसेंटाइल, तो वहां पे x की जगह 99 रख देंगे, इसको लिखते ऐसे है परसेंटाइल को। फाइन। और परसेंटाइल की सेंटाइल की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे स्केल क्या होगा, 100 इक्वल पार्ट्स में, वो आपका क्या होता है सेंटाइल। ठीक है, ओके इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटाइल को कैलकुलेट करना, ये आपका फॉर्मूला है एक्स एन प्लस 100 आइटम। मतलब इसकी ये जो भी वैल्यू निकलेगी ना इस फॉर्मूला से, मतलब वो इतना, जैसे सपोज करो यहाँ पे 10 निकलेगा आंसर, दैट मीन्स आप परसेंटाइल निकालोगे 10th आइटम की। मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि सपोज करो यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल था, उससे आपका px कितना निकल गया 10, अभी वो आपका आंसर नहीं निकला है, वो आपका क्या निकला 10th आइटम। ये 10th आइटम की जो वैल्यू होगी उसके बाद आपको उसको ऐड करना है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी न्यूमेरिकल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन। तो परसेंटाइल जस्ट आपका एक क्या है, आपका सेम जिस पे आपने परसेंटाइल निकाली उसी पॉइंट की जो वैल्यू है दैट इज योर परसेंटाइल। एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको। सपोज यहाँ पे आपको P20 निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है P20 क्या है परसेंटाइल निकालना है, 20th परसेंटाइल आपको निकालना है, ये आपको डाटा गिवन है 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 आइटम्स आपको यहाँ पे गिवन है। P20 आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, देखो px का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटाइल का, x n+1 डिवाइड बाय 100 आइटम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो x की जगह क्या रखेंगे हम 20, n ये टोटल n नंबर ऑफ आइटम्स कितना दे रखा है 6, 6 प्लस 1। फाइन। डिवाइड 100 आइटम, यहाँ पे x की जगह हमने 20 क्यों रखा है, 20 क्या है आपका, ये x क्या है परसेंटाइल जो हमें कैलकुलेट करनी है, दिस इज दी x। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, जो परसेंटाइल को हमने कैलकुलेट करना वो हम x की जगह पे रखेंगे, और n क्या है नंबर ऑफ स्कोर्स या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, x की जगह हमने 20 रखा क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करना था, n क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वो कितना है 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 आइटम, आंसर आ जाएगा 1.4 आइटम। मतलब देखो 1.4, अभी आपको डेसिमल से पहले क्या लिखा हो 1, मतलब यहाँ पे इस डाटा में देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये 10 वैल्यू है, तो आप क्या लिखोगे 10। फाइन। प्लस कर दो 0.4, 1.4 को हम ऐसे लिखते हैं ना 10 प्लस 0.4। फाइन। तो 0.4 ये जो फर्स्ट है, देखो यहाँ पे हमने 10 क्यों लिखा है, ये जो फर्स्ट है 1.41, मतलब फर्स्ट जो प्लेस पे जो आइटम है जो उसकी वैल्यू है वो कितनी थी 10, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा है। फिर प्लस कर दो 0.4, और फिर क्या करना है ब्रैकेट में 15 माइनस 10 कैसे आया है, जो भी उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी, जैसे 10 से नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 15, तो 15 से माइनस कर दो सेम जो डेसिमल पे फर्स्ट जैसे यहाँ पे था, और फर्स्ट पे क्या वैल्यू थी 10, तो 15 में से प्रीवियस को माइनस कर दो 10। ठीक है, 15 माइनस 10, तो आंसर आपको मिल जाएगा 12। ओके, सो यहाँ पे आपका परसेंटाइल P20 कितना आ गया 12। फाइन। सो ऐसे हम परसेंटाइल निकालेंगे। परसेंटाइल रैंक क्या बताता है, आपके स्कोर के रैंक बताता है इन अ स्पेसिफिक ग्रुप, कि आपका इतना परसेंट उस परसेंटाइल रैंक से नीचे उतना परसेंट स्कोर नीचे फॉल कर रहा है, और जो परसेंटाइल है वो उस परसेंटाइल की वैल्यू है उस पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा अब अगर आपका कोई ग्रुप डाटा है तो हम परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक को इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग निकालते हैं।
बट ये एक सब्जेक्टिव है, इसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख के छोड़ दिया आप लोगों के लिए, बट पेपर में आंसर से नहीं आएगा। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के, तो वही आप प्रैक्टिस करो अभी। ओके, इसको हम ग्रुप के लिए, ग्रुप डाटा के लिए किसी और वीडियो में अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे बाद में। फाइन। Now, moving to the parametric and non-parametric test. Okay, these parametric and non-parametric tests are the techniques which are used for testing the hypothesis. Fine. So, parametric test क्या है? These parametric tests are based on the assumptions about the parameters of the population distribution. इसमें हाँ, इनमें हम कुछ assumptions को follow करते हैं। फाइन। रिगार्डिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपका नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन इसमें इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल वेरिएंस होना चाहिए, रेशियो ऑफ देयर वेरिएंस नोन होना चाहिए, फिर वेरिएबल्स मेजर्ड आर एक्सप्रेस्ड इन द इंटरवल और द रेशियो स्केल, नॉमिनल और ऑर्डिनल डू नॉट क्वालिफाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल क्वालिफाई नहीं करते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट पे इंटरवल या रेशियो स्केल में होना चाहिए आपका वेरिएबल्स। फाइन। अब एनटी यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो आपको ऐसे देगा कि जेड टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जी टेस्ट, टी टेस्ट जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, अनोवा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आपके क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल्स हैं। मतलब अगर ये जो कंडीशंस ऊपर लिखी हुई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर कोई टेस्ट करता है, दैट मीन्स वो टेस्ट क्या है, आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है। मतलब वो बेस्ड है on the assumptions about the parameters of the population distribution. Fine. एंड जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट इनको हम बोलते हैं। फाइन। यहाँ पे कोई assumptions रिगार्डिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर्स फॉलो नहीं करी जाती है। एंड जब भी हमें कोई हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस वगैरह टेस्ट करनी होती है एक्चुअल रिसर्च में, तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को फॉलो करते हैं। फाइन। Okay. Do not depend on the population parameters when no probability sample is selected in the research study. So these non-parametric tests में आपको कोई assumptions follow नहीं करनी पड़ती हैं. These are distribution free test. Fine. और ये आपका applicable होते हैं to all types of data, qualitative, that is जो qualitative हमने already discuss किया हुआ अपनी previous video में, and quantitative भी discuss किया हुआ है. Nominal scaling, rank from data, that is ordinal scaling, and internal और रेशियो स्केलिंग, किसी भी टाइप का डाटा हो, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सभी पे अप्लाई हो सकते हैं। फाइन। इनके एग्जांपल जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीवियस मतलब ईयर्स में भी आया हुआ, और यहीं से इस टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ से सेट होता है। कोई भी टेस्ट का नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है। तो ये कुछ टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको रीड करना। ऑल दीज आर दी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फाइन। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से रीड करना है। नाउ वी टॉक अबाउट दी हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस आपका क्या है, देखो ये आपके टेंटेटिव, यू कैन से टेंटेटिव सॉल्यूशंस हम जो अज्यूम करके चलते हैं अबाउट आवर प्रॉब्लम। रिसर्च के स्टार्टिंग में ही हम कुछ अपने मतलब प्रिडिक्शंस या एजुकेटेड गेस, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, या अजम्पशंस अबाउट सम फिनोमिना, जो हम ऑलरेडी अज्यूम करके चलते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज और बेस्ड ऑन द नॉलेज वी हैव अबाउट द फिनोमिना वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, इसीलिए उनके चांसेस क्या होते हैं, वो हमारे एक एजुकेशनल गैस होता है या हंच या प्रेडिक्शंस होते हैं, जिसको हम मान के चलते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है। बट उनकी वैलिडिटी हम बाद में चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद ही उनकी वैलिडिटी का हमें पता लगता है। वो मतलब पहले से ऐसा नहीं होता कि हाँ ये अगर हमने अज्यूम किया है ये प्रिडिक्शन या ये टेंटेटिव सॉल्यूशन हम अज्यूम कर रहे हैं तो वो वैलिड हो, उसको हमें चेक करना पड़ता है। फाइन। और वो हम चेक कैसे करते हैं, थ्रू आवर पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फाइन। एंड ओके, वन मोर थिंग, रिसर्च हाइपोथेसिस। दिस रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, कोई भी हाइपोथेसिस विच इज
टेस्टेड बाय साइंटिफिक स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस। और इसमें क्या है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट वेरिएबल होना ही होना चाहिए। हाइपोथेसिस भी क्या है, इससे हम रिलेशनशिप को चेक करते हैं बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। ये हमारा एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है टू द प्रॉब्लम, जो हम पहले से अज्यूम करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज और आवर नॉलेज अबाउट द फिनोमिना। फाइन। और हाइपोथेसिस कभी भी हम प्रूव नहीं करते हैं, बट वो क्या होती है, हाइपोथेसिस या तो हमारी सस्टेन्ड रहती है या हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो हम रिजेक्ट कर लेते हैं। फाइन। ओके। Yes. So hypothesis testing is just a way to figure out if results from a test are valid or repeatable. We test hypothesis using parametric, non-parametric test. Fine. So, okay. Now the types of hypothesis. अब डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड नल हाइपोथेसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है आपकी, इसको हम कोज एंड इफेक्ट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं या फिर एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी टेंटेटिव सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम का हम स्टार्टिंग में अज्यूम करके चलते हैं, और अगर वो मतलब आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करे, मतलब पहले से प्रेडिक्ट कर दे कोई रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपकी क्या होती है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव भी स्टेटमेंट हो सकती है, नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है कि जो डिफरेंट टू और मोर वेरिएबल्स में आपका रिलेशनशिप बताए कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, वो आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है। अब इन स्टेटमेंट्स को हम कैसे पहचानते हैं, इन हाइपोथेसिस में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लाइक हायर, लोअर। मतलब जब हम सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन लिखते हैं तो उनमें ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, हायर, लोअर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीज, डिक्रीज। जहां पे भी ये वर्ड्स होंगे इस टाइप के, बेटर वगैरह, ठीक है, तो हमें उससे पता लग जाता है कि ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिएशन बाय स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग। सो पॉजिटिव वर्ड से हमें पता लग गया डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स विद हाई आईक्यू लेवल लर्न्स बेटर देन लो आईक्यू लेवल। हाई लो से हमें रिलेशनशिप का पता लग रहा है, तो ये क्या है आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फाइन। अब वन मोर थिंग, कोई भी हम पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं तो ना हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं, ना नॉन डायरेक्शनल के लिए, वो सब आपका होता है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। फाइन। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है ये क्या करती है, प्रिडिक्ट्स अ चेंज, रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स बट डू नॉट स्पेसिफिकली डेजिग्नेट द चेंज। फाइन। रिलेशनशिप और डिफरेंस एज बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे डायरेक्शनल में आपको पता लग जाता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल सिर्फ आपको चेंज बताती है, रिलेशनशिप नहीं बताएगी वो। ठीक है, ये सिर्फ आपको चेंज बता देगी, रिलेशनशिप बता देगी, डिफरेंस बता देगी वेरिएबल्स का, बट स्पेसिफिकली ये चीज नहीं बताएगी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। फाइन। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑनलाइन, अच्छा ये एग्जाम्पल है, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्टूडेंट लर्निंग। तो ठीक है, रिलेशनशिप है, बट ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है, ये हमें नहीं पता लग रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, बट ये पता लग रहा है कि हाँ रिलेशनशिप है। ओके, नाउ मूविंग टू द नल हाइपोथेसिस। सो जितना भी हम पैरामेट्रिक, स्पेशली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वगैरह करते हैं, ये सब हम नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए ही करते हैं। So null hypothesis is the prediction that there will be no relation. Null का मतलब होता है zero, nullify zero. That means prediction that will be that there will be no relationship difference or change between the variables. Null hypothesis statements हमें क्या बताती है कि variables के बीच में कोई relationship नहीं है। Fine. एंड जितना भी हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट है डिजाइन टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, नॉट द डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड ओके,
स्टैटिकल, अच्छा इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस और जीरो हाइपोथेसिस बिकॉज इट नलिफाइज द पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ फाइंडिंग एंड अज्यूम्स दैट नो डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन और द ट्रीटमेंट्स। ओके, नल हाइपोथेसिस आपको और क्या बताती है कि जो हम डिफरेंट सैंपल्स यूज कर रहे हैं उनका जो मीन है उनके बीच में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमें कहां से पता लगता है, नल हाइपोथेसिस से। वी कैन से सैंपल ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग द सेम मीन। जब कोई डिफरेंस ही नहीं होगा मीन में, m1 इक्वल्स टू m2 होगा, जब मीन इक्वल होगा m1 माइनस m2 आपका 0 है, दैट मीन्स क्या है, जो जिस पे आप वो टेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो हाइपोथेसिस बनाई, जो सैंपल है, इसका मतलब ये है कि वो सेम सैंपल जो है, सेम सैंपल जो है सेम पॉपुलेशन से लिया गया है। ओके, सो नल हाइपोथेसिस आपको बेसिकली क्या बताती है, दैट प्रेडिक्शन है कि दैट देयर विल बी नो रिलेशनशिप और डिफरेंस और चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से डिनोट करते हैं, इससे एच नोट से m1 इक्वल्स टू m2 मतलब मीन इक्वल है नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, और m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है m1 m2, ये ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड के लिए, ऑफलाइन मेथड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन देन सैंपल साइज। अब नल हाइपोथेसिस क्या है, मीन इनके इक्वल है m1 इक्वल्स टू m2। सो हम बोल सकते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है ये आपकी क्या है, ट्रायल हाइपोथेसिस है, asserting that no difference exists between the population parameters, के population parameters में कोई difference नहीं है। ओके, अगर कोई डिफरेंस आता भी है तो ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन मीन्स इज एट्रीब्यूटेबल टू चेंज फैक्टर और सैम्पलिंग एरर्स, वो हम मानते हैं कि एरर्स की वजह से या चेंज फैक्टर की वजह से आया है वो डिफरेंस। फाइन, और इसी के आगे हम डिस्कस करते हैं अभी टाइप ऑफ एरर्स और सैम्पलिंग एरर्स, जिसकी अभी हमने बात की है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी बोलते हैं और टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर भी बोलते हैं। ओके, ये इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या है, अल्फा। टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या है, बीटा। फाइन, सो टाइप 1 एरर कब होता है, जब कोई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 से जिसको हम डिनोट करते हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और H नॉट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, वो आपका क्या होता है, टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है, जब नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 को हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो आपका क्या है, टाइप 2 एरर। इसको हम बीटा एरर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बीटा। ओके, अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड से और अच्छे से समझते हैं। ओके, नाउ इस टेबल को आपको अच्छे से देखना है यहाँ पे, H नॉट नल हाइपोथेसिस, ठीक है, जब ये ट्रू हो। H नॉट फॉल्स का मतलब जब ये नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट H नॉट, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, ये रिजेक्ट। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आपका डिसीजन करेक्ट है। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, गलत है, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गलत होते हुए भी आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपका टाइप 2 एरर हो जाती है। कौन सा एरर हो जाती है, टाइप 2 एरर। फाइन, अब जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस अगर वो आपकी ट्रू है, अगर वो करेक्ट है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ट्रू होने के बाद भी आप अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो तो वो टाइप 1 एरर होता है। और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो तो वो करेक्ट डिसीजन है। ओके, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई है, दैट मीन्स आपको ये टाइप 1 टाइप 2 एरर समझ में आ गया है। फाइन, एनटीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर क्या है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, ट्रू है, और फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ये ज्यादा डेंजरस होता है इन कंपैरिजन टू द टाइप 2 एरर।
हमारी लाइफ में भी कई बार इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हमारी लाइफ में भी कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो ट्रू होती है, फिर भी मतलब सच्ची होती है, अच्छी होती है, रखने लायक होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ज्यादा वो क्या होता है, डेंजरस है। किससे? जो टाइप 2 एरर है, मतलब जो चीजें गलत हैं फिर भी हमने एक्सेप्ट की हुई है, ये टाइप 2 एरर कम डेंजरस है। टाइप 1 ज्यादा डेंजरस है। कैसे? चीजें ट्रू है, करेक्ट है, फिर भी हमने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे आप इसको इस एग्जांपल से रिलेट करके याद रख सकते हो। ओके ओके। अब टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्ट करता है आपका नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि वो ट्रू है लेकिन रिजेक्ट कर रहा है, तो आपका क्या है, वो टाइप 1 एरर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? और फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 1 एरर जो है एक्सेप्ट करता है एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को, क्योंकि रिजेक्ट कर रहा है ना आपकी नल हाइपोथेसिस को ट्रू होने के बावजूद भी, तो एक्सेप्ट किसको करेगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को, जो दूसरे आपके रिसर्च हाइपोथेसिस है। और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है टाइप 1 एरर में? अल्फा। फाइन, क्लियर। अब टाइप 2 एरर की बात करते हैं। टाइप 2 एरर में क्या है, एक आपकी एक्सेप्ट होती क्या, फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ये टाइप 2 एरर कब होता है? जब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत हो, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज टाइप 2 एरर। ठीक है, एक्सेप्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। फाइन। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बीटा, इसीलिए हम इसको बीटा एरर भी बोलते हैं। फाइन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है टाइप 2 एरर की? बीटा, जो कि किस पे डिपेंड करती है, आपकी एन पे और सिग्मा पे। एन क्या है? सैंपल साइज, और सिग्मा आपका क्या है, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब टाइप 2 एरर क्या है? एरर ऑफ फेलिंग टू एक्सेप्ट एन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। राइट, ओके। अब चलो, ये बीटा तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी टाइप 2 एरर की, कि जब आपके हाइपोथेसिस गलत है लेकिन फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस क्या है? 1 माइनस बीटा। ठीक है, 1 माइनस बीटा आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। फाइन। सो आई होप आपको टाइप 2 एरर भी अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। एंड if you like this video, then please do like, share and subscribe to the YouTube channel and join to the Telegram channel for the PDFs. Thank you very much. Meet you in the next video.